हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। लास्ट क्लास में हमने बेटा केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1 कवर कर लिया था, तो उसका हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का थ्रू न्यूमेरिकल्स। तो आज उसी का हम पार्ट 2 कवर करेंगे। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें कुछ जो क्वेश्चन है वो एम्स के हैं, कुछ नीट के हैं और कुछ जेई के हैं। तो ये वीडियो दोनों ही जेई वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लीज पूरा लास्ट तक देखना। 10 क्वेश्चंस केवल कवर करा है और बहुत डिटेल में कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस ए एंड बी इज गिवन बाय दिस। तो ये तो इजी है, ये तो सबको ही पता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड हैविंग द concentration of B, the ratio of the new rate to the earlier rate of the reaction will be as। रेशियो पूछा है न्यू रेट और इनिशियल रेट का। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि ए की कंसेंट्रेशन को क्या कर दिया है। जैसे ए की स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन थी 1, तो अगर ए डैश लिखूंगा तो वो हो जाएगी 2A और बी डैश क्या हो जाएगी B/2। बस इसी को रेट लॉ एक्सप्रेशन में पुट कर दो और रेशियो निकाल लो। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K 2A टू दी पावर N और B। अब इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, B/2 लिखो टू दी पावर M लिखो, या इसी को ऐसे कर सकते हो, अगर 2 को ऊपर भेजोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, या 2 टू दी पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू K 2A टू दी पावर N एंड 2B टू दी पावर -M। बस इतना सा काम कर लोगे तुम्हारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करें, पहले रेट कितनी थी, पहले इनिशियली रेट थी R इज इक्वल टू K A टू दी पावर N B टू दी पावर M। सिंपल, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। रेशियो ले लो, तो रेशियो क्या होगा R डैश अपॉन R इज इक्वल टू, ऊपर देखो K तो K कटने वाला है, रेशियो लूंगा तो K से K कट होगा, तो वैसे लिख लेता हूं 2A टू दी पावर N 2B टू दी पावर -M डिवाइडेड बाई KA टू दी पावर N एंड B टू दी पावर M। ठीक है, तो B टू दी पावर M और यहां से B टू दी पावर M कट। इसको सॉल्व करने के बाद K से K कट, A से A कट, तो ये R डैश अपॉन R आएगा 2 टू दी पावर N एंड 2 टू दी पावर -M। और इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2 टू दी पावर N -M। तो जो भी आंसर आ रहा है 2 टू दी पावर N -M वही करेक्ट है। तो यहाँ पे ये है M प्लस N, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। एक मिनट रुको, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये तो यार नहीं होगा, ये तो हट जाओ, ये भी हट जाओ। 2 टू दी पावर N -M, दिस इज करेक्ट आंसर, यही अपना आंसर है। तो ये वाला देखो इजी क्वेश्चन है, बस जो वैल्यू बोला है उसको सही से क्या कर दो, पुट कर दो और रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है, देखना। बोल रहा है 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO2 गैस। वॉल्यूम इज सडनली रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट। कोई बात नहीं। If the reaction is of the first order with respect to O2 and second order with respect to NO, the rate of reaction will। सबसे पहले मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, कैसे लिखूंगा, R इज इक्वल टू K O2 टू दी पावर 1 एंड NO टू दी पावर 2। क्योंकि यहाँ पे दिया है सेकेंड ऑर्डर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू NO और फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू O। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कंसेंट्रेशन का मतलब हम ऐसे समझ लो, मोलैरिटी बोल सकते हैं। मोलैरिटी इज आल्सो कंसेंट्रेशन। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखो मोलैरिटी और वॉल्यूम के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अब तुम खुद सोचो, अगर वॉल्यूम हाफ हो जाएगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसका मतलब कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो जब भी बोले कि वॉल्यूम हाफ हो गया तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहां पे मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को मैं हाफ कर दूं तो कंसेंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर इसको मैं डिक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम को हाफ कर रहा हूं, तो ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो बस अब ये पॉइंट अगर क्लियर है तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, फिर तो अपना काम इजी हो गया। अब देखो क्या करना है इसके बाद। इजी है, एक मिनट है,
देखो अब क्या करना है, बस रेट एक्सप्रेशन में कंसेंट्रेशन को पुट कर देना है। तो अगर कंसेंट्रेशन डबल हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू के, O2 की जगह 2O2 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, NO की जगह 2NO हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको R ना लिख के R डैश लिख लो ताकि कंपेयर करने में इजी हो। R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, 2 बाहर आ जाएगा, O2 टू द पावर 1, और यहां से 4 बाहर आएगा, NO टू द पावर 2, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और कर लो, तो ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 8 K O2 टू द पावर 1 NO टू द पावर 2। और जब इसको तुम देखोगे इस पूरी इक्वेशन को, तो यही तो R है, तो जो R डैश है मेरा 8 टाइम्स ऑफ क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो पहला बोला है डिमिनिश टू दी 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, गलत। इंक्रीज टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यही अपना आंसर है। सो दिस इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? अगर वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे जब भी वॉल्यूम और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन दिया हो तो पहले वॉल्यूम से तुम कंसंट्रेशन निकाल लो, उसके बाद उसको रेट इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इंक्रीज टू 4 टाइम्स, ये तो गलत ही होना था ऑब्वियसली। डिमिनिश टू 1/4, ये भी गलत होना था, हटा दो। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये सब जेई में आए हुए क्वेश्चन है। In the first order reaction, the concentration of reactant decreases from 0.8 to 0.4 in 15 minutes. ध्यान से देखो, अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.8 थी तो उसका हाफ हो गया किसमें, 15 मिनट्स में। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका टी हाफ क्या होगा, 15 मिनट्स होगा। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है टी हाफ? टी हाफ इज द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट। तो हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जो फाइनल कंसेंट्रेशन है वो हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन हो जाएगी। उसी चीज को ये क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि देखो 0.8 से क्या हो गया, 0.4 हो गया। मतलब अगर ये हाफ हो गया तो ऑब्वियसली इसी को हम क्या बोलेंगे, टी हाफ। तो ये आ गया 15 मिनट्स। फिर बोल रहा है द टाइम टेकन फॉर द कंसेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलर टू इतना। तो इसको भी करने का क्या तरीका है, 0.1 से फर्स्ट 15 मिनट में क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो फर्स्ट 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 0.050। फिर एक और 15 मिनट होगा तो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 0.50 होगा। और इसके बाद जब इसको हाफ करेंगे तो 0.025 हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगा इस चीज को, दो हाफ पीरियड लगे, मतलब 2 हाफ टाइम लगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 30 मिनट्स हो जाएगा। इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है कि 80 इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। तो मुझे कितने हाफ टाइम लगे हैं वो निकालना है। तो मैं ये लिख सकता हूं 2 टू द पावर n इज इक्वल टू A0 अपॉन 80। A0 है मेरा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.025। इसको सॉल्व करूंगा तो ये 4 आ जाएगा। तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना आ गया, 2 आ गया। और हाफ लाइफ थी कितनी, 15 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 15 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स। सिंपल क्वेश्चन, ये फॉर्मूला और ये है बिल्कुल बेसिक तरीका। 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO प्लस Br2 टू गिव NOBr। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, इफ द सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब यही अपना क्या है, ये जो सेकेंड स्टेप है यही अपना RDS है। और RDS ही क्या होती है, स्लोवेस्ट स्टेप होती है। ये बात मेरे ख्याल से सबको, और जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है वही रेट को क्या करती है, डिटरमाइन करती है। तो सबसे पहले मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा कैसे, R इज इक्वल टू के NOBr2। पर अगर ध्यान से सोचो तो इस रिएक्शन को जब ऐड करोगे तो ऑब्वियसली NOBr2 क्या है यहाँ पे, NOBr2 इज इंटरमीडिएट। NOBr2 क्या है, इंटरमीडिएट। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी इंटरमीडिएट नहीं आ सकता, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। रेट लॉ के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, पर इंटरमीडिएट नहीं आ सकता। तो मुझे इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को यहां से रिप्लेस करना होगा विथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखो इसको करते कैसे है, बहुत ध्यान से देखना। ये वाली जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है, तो इस पे के इक्विलिब्रियम का मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज NOBr2 डिवाइडेड बाई NO एंड Br2। सही है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम
NO एंड Br2। बस जो ये NaBr2 की कंसेंट्रेशन है उसको यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू के NO, और इसको लिख सकता हूँ K इक्विलिब्रियम NoBr2। अब कुछ नहीं है, सारी टर्म्स को एक साथ ले लो। R इज इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम NO टू द पावर 2 एंड Br2 और इसी वाले टर्म को मैं लिख सकता हूं K डैश। तो इसको अगर और अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू के डैश NO टू द पावर 2 एंड Br2। सिंपल। यहां पे पूछा क्या है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Na पूछा है। हम क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं और तुरंत क्या कर लेते हैं, 2+1 तो 3, और वो देखो पहला ऑप्शन है, तो ये गलत है क्योंकि ये टोटल ऑर्डर है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, तो NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 2 है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर है बी। तो जल्दीबाजी में बिना क्वेश्चन पूरा पढ़े सॉल्व करने की कोशिश मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोला है द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। ठीक है, कौन सा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला जो हमने आरएनियस इक्वेशन पढ़ी है, K इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं ना हम, कैसे करते हैं, दोनों साइड का ln ले लिया, फिर log ले लिया, तो ये इक्वेशन बनती है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT। फिर दो डिफरेंट टेम्परेचर पे लेते हैं T1 T2, तो ये फॉर्मूला बनता है log K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R। ये आता है 1/T1 माइनस 1/T2। बस यही फॉर्मूला लगाना है। बस इसमें बात क्या है वो समझने वाली, कि रेट ऑफ द रिएक्शन डबल बट इट्स टेम्परेचर चेंजेस। तो रिएक्शन डबल हो रही है, मतलब अगर मैं बोलूं कि R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 2, तो सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होगी कि K2 अपॉन K1 कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो K2 अपॉन K1 को भी मैं क्या ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, log 2 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, T1 है मेरा 300 केल्विन, केल्विन में ही दिया है, T2 है मेरा 310 केल्विन। सारी इंफॉर्मेशन आ गई है मेरे पास। दूसरी अच्छी बात, यहाँ पे R की वैल्यू हमें दे दी है तो सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी, मान लो अगर R की वैल्यू ना दी होती तो हम कैसे सोचेंगे। देखो जो एनर्जी है वो या तो जूल में आएगी या तो फिर कैलोरी में आएगी, या तो किलो जूल में आएगी या तो किलो कैलोरी में आएगी। तो R की वही वाली वैल्यू लेंगे जिसमें कि एनर्जी का टर्म आता है, और वो दो ही वैल्यू है। कौन कौन सी, एक होती है R की वैल्यू 8.314, इसमें जूल आता है, और एक वैल्यू होती है 2। तो इन्हीं दोनों में से कोई वैल्यू यूज होगी। यहाँ पे अच्छा है कि हमें R की वैल्यू दे रखी है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। EA की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाई 2.303। R की वैल्यू में कितनी लूंगा, 8.314, 1/T1, 1/T1 का मतलब 1/300 माइनस 1/310। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं जल्दी से, देखो कैसे सॉल्व होगा। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 2.303। अब देखो ये अगर तुम्हें याद हो 3 इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.69 आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 8.314 इंटू 300 इंटू 310 डिवाइडेड बाई 10। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है पर फिर भी देखो ये कट हो जाएगा। यहां से 300 है तो इसको मैं क्या करूं, यहां से 100 बाहर कर लूं और यहां से 3.1 लिख लूं, तो वो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो EA इज इक्वल टू, ये देखो हो गया 0.69। 8.31 को मैं इजी बनाने के लिए 5/25/3 लिख सकता हूं। यहां से आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा 3.1 इंटू 10 टू दी पावर 3। इसकी वजह से ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो 3 से 3 कट गया, 25। ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, EA इज इक्वल टू 6.9 इंटू 2.5 इंटू 3.1 किलो जूल। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो अप्रोक्सीमेशन में निकालना तो ये आएगा 53.47 किलो जूल, और एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है विच इज 53.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ऐसे इजीली सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑब्वियसली क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके रखना कि कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है पर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, द रिएक्शन A गिव्स B
follows first order kinetics, the time taken for 0.8 mole A to produce 0.6 mole of B is 1 hour. तो पहले इक्वेशन बनाते हैं. A gives B, T is equal to 0 पे केवल क्या प्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट. तो इसके कितने मोल हैं 0.8 और इसके कितने होंगे 0. T is equal to T मतलब 1 hour पे इसके बन गए 0.6. तो ऑब्वियसली इसके कितने हो जाएंगे 0.8 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 0.2. यहां से मैं k की वैल्यू लिख सकता हूं. k की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूं k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t का मतलब 1 आवर मल्टीप्लाइड बाई लॉग a नॉट अपॉन at. तो a नॉट क्या है अपना, a नॉट है ये वाली वैल्यू, दिस इज a नॉट एंड दिस इज at, मतलब कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t और इनिशियल कंसंट्रेशन. तो लॉग a नॉट हो जाएगी 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये log 4 आ जाएगा. अब मैं दूसरी इक्वेशन बनाता हूं. व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल ऑफ A टू 0.675 मोल ऑफ B. तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व. एक और इक्वेशन बनाओ A टू B. T इज इक्वल टू 0 पे कितना है 0.9 है और यहाँ पे 0 है और T इज इक्वल टू T मुझे फाइंड आउट करना है, ये है 0.675. तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस 0.675. इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.225. ठीक है, सही है, हाँ बिल्कुल सही है. तो अब इसी तरह इसका भी इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 2.303 t log 0.9 डिवाइडेड बाई 0.225. इसको भी सॉल्व करोगे तो log 4 आ जाएगा. क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स दोनों में फॉलो हो रही है, दोनों का k क्या होगा, सेम होगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2.303 डिवाइडेड बाई 1 log 4 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log 4. सब कुछ कट हो जाएगा, log 4 से log 4 कट, 2.30 से 2.30 कट, t इज इक्वल टू 1 आवर. तो इसमें भी कितना टाइम लगेगा 1 आवर लगेगा. कोई आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है. एक तुम्हें कोई रिएक्शन दी है, यहाँ पे एनर्जी दिया है और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिया है. तुमसे बोला है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अबव प्रेजेंटेशन इज. पहली बात तो तुम्हें ये समझनी पड़ेगी कि दो ही टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एंडोथर्मिक. तो दोनों मैं बना देता हूं. यहाँ पे हमेशा एनर्जी लेते हैं और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लो या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन ऐसे लिखा होगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. तो देखो दो ही ग्राफ पॉसिबल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट. जिसकी एनर्जी कम होगी, जैसे प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल. तो ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है और यहां पे अगर तुम देखो एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है. दूसरी चीज, ये जो डिस्टेंस है पीक से रिएक्टेंट का, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है और अगर इस साइड से इस साइड तक ये एक्टिवेशन है बैकवर्ड डायरेक्शन की. तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने में देखो इसको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो उधर ना जाके ये किधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा. दूसरी रिएक्शन देखो, एक रिएक्शन ये है तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट. तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट बार बार किस में कन्वर्ट होने लगेगा, रिएक्टेंट में. इसको इधर कम जाने की जरूरत है. और यहाँ पे देखो यही चीज तो है, यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे ई ऑफ फॉरवर्ड और यहां से पीक तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे ई ए ऑफ बैकवर्ड. ई ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. सिंपल. अब देखो यही चीज यहाँ पे पूछी है तो ऑब्वियस सी बात है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है तो यहां से पीक तक की जो डिस्टेंस होगी इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे ई ए ऑफ फॉरवर्ड. तो ई ए ऑफ फॉरवर्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ए ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2. ये बात तो सही है. तो पहला क्या लिखा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टर. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट. तो जिसकी एनर्जी ज्यादा वो लेस स्टेबल. ये चीज तुम्हें पता होगी, बहुत आराम से इस चीज को समझ लो. तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है. बाकी देख लेते हैं क्या है. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2. यहां तक तो सही है. प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, गलत है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट गलत है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2. गलत है, क्योंकि बैकवर्ड की तो देखो बस इतनी सी ही होगी ना,
तो ई ए बी कितना होगा, इज इक्वल टू E1 होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इज E1, ये तो सही है। एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, यहां पे आके गलत हो गया। ठीक है, तो दो ही ग्राफ पॉसिबल है, दोनों में देख लेना, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसके रिलेशन में तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओ सॉरी, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट वेरीज विथ टेम्परेचर एज गिवन बाय इक्वेशन, लॉग के दिया है और यहाँ पे समथिंग समथिंग वैल्यू दिया है। बोला है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट दिस इक्वेशन, और फिर नीचे कुछ ऑप्शन दिए, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं तुम्हें। देखो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, आरएनियस कांस्टेंट वाला, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। पूरा लॉग ले लो, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लॉग k इज इक्वल टू लॉग a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। बस इस इक्वेशन को, ये मान लो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मान लो मेरी सेकंड इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर कर दो। तो इसके जस्ट नीचे इस वाले पोर्शन को लिख लो, तो log k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी। तो मैं बोल सकता हूं कि log a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और माइनस ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि log a इज इक्वल टू 5। अगर log a इज इक्वल टू 5 है तो एंटी लॉग लूंगा तो a क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर 5। सही है, ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं लिख रहा हूं माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई टी, माइनस में तो ये माइनस से माइनस कट, टी से टी कट। अब यहां पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि जो ई ए पूछा है वो कैलोरी में पूछा है, तो हमें आर की वैल्यू कौन सी यूज करनी है, एक मिनट, ये क्या हुआ, आर की वैल्यू कौन सी यूज करोगे बेटा, अगर वो तुमने गड़बड़ यूज कर दी तो आंसर गलत आ जाएगा। आर की वैल्यू तुम्हें यूज करना है 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू यूज करनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ई ए डिवाइडेड बाई 2.303, आर की वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 3, पूरा उधर भेजो तो ये हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू 2 2 4 इंटू 2.303 इंटू 10 टू द पावर 3 को हम क्या लिख लेंगे, किलो जूल लिख लेंगे या किलो कैलोरी लिख लेंगे, तो यही आंसर आने वाला है और ये आएगा 9.212 किलो कैलोरी। तो दो पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज 10 टू द पावर 5, सही है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। EA इज 9.212 किलो कैलोरी, ये भी सही है, 9.212 किलो कैलोरी। लास्ट बचता है वेरिएशन ऑफ लॉग के विथ 1/t इज लीनियर। अब ये वाला पोर्शन कर लेंगे, हमारा काम फिनिश हो जाएगा। तो हम यहीं पे देख लेते हैं। अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, इसको कंपेयर कर लो। ऐसे मान लो मैं लिखूं कि log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो मुझे किसके 1/t को मैं किस पे रख लूंगा, 1/t क्या है मेरा, x है, और log k मेरा क्या है, y है। अगर ये y है तो ये वही तो बना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पे mx आ जाएगा और ये माइनस सी। इसका मतलब लीनियर ग्राफ तो आएगा बट ऐसा स्लोप निगेटिव होगा। तो लीनियर भी है ग्राफ, इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 इज ऑल्सो करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट, 3 इज ऑल्सो करेक्ट। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन एक्चुअली में अच्छा था क्योंकि इसमें 3 पार्ट सॉल्व करने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बोल रहा है dx अपॉन dt इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू k a नॉट टू द पावर n, वेयर n इज ऑर्डर। n क्या होता है अपना, ऑर्डर होता है। बोला है ग्राफ बिटवीन लॉग रेट अगेंस्ट लॉग a नॉट इज ऑफ द टाइप, ये तुम्हें दे दिया है। पूछा है लाइन्स p q r s फॉर द ऑर्डर, कुछ नहीं है, सीधे रेट इज इक्वल टू क्या लिखो, रेट इज इक्वल टू k a नॉट टू द पावर n, दोनों साइड का लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा लॉग रेट इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग ए नॉट, और ये जो n होगा वो आगे आ जाएगा n ए नॉट। अब बस इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी पे अरेंज कर लो, ये y हो गया, ये mx हो गया, प्लस सी। ये ग्राफ ओरिजिन से इन्होंने किया है, वैसे ये थोड़ा सा ऊपर से होना चाहिए था, पर चलो ठीक है। तो जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, ऑर्डर के इक्वल है।
तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, ऑब्वियसली जिसका ऑर्डर ज्यादा होगी उसकी स्लोप भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बस यही चीज तुम्हें देखनी थी कि स्लोप जिसका ज्यादा उसका ऑर्डर भी ज्यादा। तो बस इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी, थर्ड ऑर्डर की। इसके बाद इसका स्लोप है तो क्यू सेकेंड होगी, फिर ये है ये फर्स्ट ऑर्डर की होगी, और एस जो है वो जीरो ऑर्डर हो जाएगी। तो इसका एक ऑप्शन मैच कर रहा है, वो है बी। मोर इज द स्लोप, मोर इज द ऑर्डर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू, मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू। ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, नया सा है, ठीक है। तो ये देखो इस इक्वेशन के थ्रू जो स्लोप है वो एन के इक्वल आ रहा है, मतलब ऑर्डर के इक्वल। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका ऑर्डर ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी देखो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी सॉल्व करके दिखाया था, ये मैंने एक तरह से सॉल्व कर दिया है। उसमें पूछा था ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू किसके, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ पूछा था, इसमें रेट लॉ पूछ लिया है। तो ये एम्स का क्वेश्चन है, वो जेई का क्वेश्चन था। अब देखो इसको भी वैसे ही करेंगे, अभी बता देता हूं। आर इज इक्वल टू के, ऑब्वियसली जो स्लो स्टेप है वही डिसाइड करेगी, तो इसको मैं लिखूंगा एनओ और एनओ बी आर टू। और तुम्हें अभी मैंने बताया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी इंटरमीडिएट नहीं आ सकता, और ये है इंटरमीडिएट, तो इसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो ये दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन है, इसके थ्रू मैं NOBr2 की क्या निकाल लूंगा, कंसंट्रेशन। तो NOBr2 इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले भी सॉल्व किया इसीलिए जल्दी कर रहा हूं, के इक्विलिब्रियम NO और Br2। इसको जब अरेंज करूंगा तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू के डैश NO टू द पावर 2 एंड Br2। तो यही मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा, और यहाँ पे के डैश क्या होगा, के मल्टीप्लाइड बाई के इक्विलिब्रियम। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, एक बार करवा चुका हूं, जल्दी से देख लो। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो है ए। तो के NO2 और Br2, और कोई ऑप्शन मैच, ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट आ गया, हटा दो। इसमें Br2 आ गया, ये भी गलत हो गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल पर थोड़े से ट्रिकी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, इन द रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट minus dA upon dt is equal to K into A. If we start with 10 molar of A, then after one natural lifetime, one natural lifetime का मतलब T average, जो इसको नहीं पता है वो भी देख लेगा, concentration of A is decreased to। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला सबको पता होगा फर्स्ट ऑर्डर का, कि AT is equal to A naught E to the power minus K1 into T। वन नेचुरल लाइफ टाइम का मतलब, चलो टी एवरेज इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन के, टी एवरेज इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन के। तो बस टी की वैल्यू मुझे क्या कर देना है, 1 अपॉन के पुट कर देना है। तो यहाँ पे K1 ले लो, तो ये AT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस K1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन K1। तो K1 से K1 कट, तो AT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AT इज इक्वल टू A नॉट ई टू दी पावर माइनस 1 है तो E नीचे आ जाएगा। ये तुम्हारा सिंपल सा इक्वेशन हो गया। और नेचुरल लाइफ टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड इन विच द रिएक्शन इज 63% कंप्लीटेड। इसको सॉल्व करना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो AT है वो 37% ऑफ A नॉट, ठीक है। तो मतलब जो नेचुरल लाइफ टाइम होता है उसमें 63% रिएक्शन फिनिश हो जाती है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, A नॉट मुझको कितना गिवन था, A नॉट मुझको गिवन था 10 मोलर, तो मैं लिख सकता हूं AT इज इक्वल टू 10 मोलर डिवाइडेड बाई E। तो यही मेरा क्या है, आंसर है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, तो इसका आंसर होगा सी। और एक चीज याद रखना कि टी हाफ और टी एवरेज में क्या रिलेशन है, टी एवरेज इज 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये तुम प्रूफ भी कर सकते हो, लाओ जल्दी से प्रूफ कर देता हूं। देखो यार यहां से ध्यान से देखना, अभी मैंने क्या बोला था, टी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन के, और टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के। तो बस यहां से के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.693 अपॉन टी हाफ। बस ये के की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा टी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.693 इंटू टी हाफ। तो बस इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी टी एवरेज इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। जिसको नहीं पता है वो याद रख ले ये वाला पॉइंट, और ये तो मैंने तुम्हें प्रूफ करके अभी दिखाई दिया, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, इसका एक पार्ट और बना दूंगा, ये सेकंड पार्ट था, इसमें भी देखो और अच्छे क्वेश्चन लेके आए। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा एडवांस लेवल प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो अपना केमिकल काइनेटिक्स फिनिश हो जाएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मेरे ख्याल से 30-35 मिनट का ये वीडियो होगा, पूरा देख लेना।
और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। आज का वीडियो यहीं पे फिनिश कर देता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।